मैं शैलेंद्र कुमार त्रिवेदी, विज्ञान अध्यापक। आज हम बात करेंगे विज्ञान में टॉपिक लाइट, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है? प्रकाश प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों पर संवेदना उत्पन्न करती है और जिसकी सहायता से हम अपने आसपास की वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश स्वयं में नहीं दिखता है, परंतु यह वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। इस टॉपिक में प्रकाश के दो फिनोमेना, परावर्तन और अपवर्तन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले प्रकाश के कुछ गुणों के बारे में समझ लेंगे। प्रकाश के गुण, इससे पहले भी हम प्रकाश के गुणों इससे पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जैसे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश का वेग c 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है तथा प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का मतलब है कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये निर्वात में भी चल सकता है। इसके बाद अगले फिनोमेना की बात करेंगे, प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि माना ये हमारा एक दर्पण है, कोई, और इस पर कोई प्रकाश किरण गिरती है। इसको नेम दे सकते हैं, मान लीजिए कोई प्रकाश किरण OA गिरती है, तो इस दर्पण से ये परावर्तित होकर उसी माध्यम में जिससे आई थी वापस लौट जाती है। यदि हम इस आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींचे
ये मान लीजिए कोई अभिलंब है। अभिलंब का मतलब दर्पण से परपेंडिकुलर लाइन, उसी को हम अभिलंब बोलेंगे। तो जो किरण आकर के इस दर्पण पर गिरती है उसको हम कहते हैं आपतित किरण। और जो किरण दर्पण से परावर्तित होती है उसको कहेंगे हम परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर ये किरण गिरती है उसको हम कहते हैं आपतन बिंदु। और ये है हमारा दर्पण M1 M2। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण है उसको हम कहते हैं आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको I से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है उसको हम कहते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पर गिरती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के दो नियम होते हैं। नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो पहला टॉपिक था प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन मुख्य रूप से जैसे हमने देखा कि दर्पणों के द्वारा होता है। दर्पण की यहाँ पे बात आई है तो दर्पण को समझना है। एक तो दर्पण होता है जो हम घरों में देखते हैं चेहरा देखने के लिए, उसको हम कहते हैं समतल दर्पण। तो पहले हम जानेंगे समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण जो हम घरों में चेहरा जो देखते हैं वो एक आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है हमारे चेहरे का। उतनी ही दूरी पर बनाता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी है, उतनी ही दूरी पर वो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनाता है। उतनी ही लंबाई का बनाता है जितनी लंबाई वस्तु की है। इसके द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। प्रतिबिंब क्या है? दर्पण के द्वारा किसी वस्तु से चलने वाली किरणें, प्रतिबिंब की भी हम बात करें, प्रतिबिंब एक तो वस्तु हो गई, बिंब जो वस्तु है जो दर्पण के सामने हम रखते हैं, दूसरा जो दर्पण के द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है, इमेज। ये क्या है? यानी कि जब वस्तु से चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर या तो मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब
वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। तो है आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? जब वस्तु से चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो उस दूसरे बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। परंतु जब वस्तु से चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु को वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसका सिर्फ फोटो लिया जा सकता है। इसके बाद यहां पर जो हमारा टॉपिक है परावर्तन और अपवर्तन, ये गोलीय दर्पणों के द्वारा किस तरीके से परावर्तन और अपवर्तन होता है उसको यहां पे हम अध्ययन करेंगे। तो गोलीय दर्पण क्या है इसकी बात करेंगे। गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर, जैसा कि शब्द यहां पे आया है गोली, यानी कि ये दर्पण जो है ये किसी गोले का भाग होते हैं, किसी खोखले गोले को काटकर यदि उसकी एक सतह पर पॉलिश कर दी जाए, कलई कर दी जाए, तो उसका दूसरी सतह गोलीय दर्पण की तरह से व्यवहार करने लगता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, और दूसरा अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। किस तरीके से इनका निर्माण हम करते हैं उसको यहां पे देखेंगे। एक गोला है, खोखला गोला, मान लिया एक खोखला गोला है, यह है एक खोखला गोला। इसके एक हिस्से को हमने कट कर लिया, मान लीजिए ये इतना हिस्सा हमने कट कर लिया, ये और इसकी एक सतह पर पॉलिश कलई कर दी, तो इसका जो उभरा हुआ सतह है ये परावर्तक सतह के रूप में कार्य करने लगता है। इसी तरीके से एक दूसरा खोखला गोला लेते हैं और उसका भी एक हिस्सा
कट कर लेते हैं। मान लीजिए इतना हिस्सा हमने कट कर दिया और इसके एक सतह पर पॉलिश कर देते हैं। मान लिया हमने इसके इस उभरे हुए हिस्से पर पॉलिश कर दी तो ये दूसरा हमारा दर्पण बन जाएगा। इस तरीके से जिसमें उभरा हुआ तल परावर्तक सतह होता है और दूसरा जो सतह है उस पर कलई किया गया होता है। ये इसका कलई किया गया तल। और ये है इसका परावर्तक सतह। इस तरीके के दर्पण को हम कहते हैं उत्तल दर्पण, यानी वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है तथा कलई किया गया तल अंदर की ओर धसा होता है, उसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण। इसके विपरीत यदि हमारा कलई किया गया तल बाहर की ओर उभरा हो और ये है इसका जो अंदर की ओर दबा हुआ तल है, ये है परावर्तक सतह। परावर्तक सतह, तो इसको हम कहते हैं अवतल दर्पण। अब दर्पण, गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ बिंदु हैं जिनको समझना जरूरी है। जैसे कि जो गोला था जिससे कट करके हमने इन दर्पणों को बनाया था, उसके केंद्र को क्या हम कहते हैं? वक्रता केंद्र। उसके केंद्र को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। तथा उस दर्पण के मध्य बिंदु को, जो हमारा दर्पण है उसके मध्य बिंदु को हम कहते हैं ध्रुव। इस वक्रता केंद्र को सेंटर ऑफ कर्वेचर C से रिप्रेजेंट करते हैं और जो दर्पण का मध्य बिंदु होता है उसको ध्रुव यानी कि पोल P से रिप्रेजेंट करते हैं। P और C यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली लाइन होती है, सीधी रेखा, उसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। उसको हम कहेंगे मुख्य अक्ष। तथा वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी, यानी कि जो गोला था जिसका कि दर्पण एक भाग है, उसकी त्रिज्या को हम कहेंगे वक्रता त्रिज्या। उसकी त्रिज्या को हम कहेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या। तथा वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस। मुख्य फोकस।
प्रकार हमने गोलीय दर्पण के बारे में जाना, दो प्रकार के, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इनको किसी खोखले गोले को एक हिस्से को काटकर उनकी एक सतह पर हम पालिश कर देते हैं, दूसरा सतह परावर्तक सतह के रूप में कार्य करने लगता है। और गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ बिंदुओं के बारे में समझा, जैसे कि वक्रता केंद्र, जिस गोले का दर्पण भाग है उस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग है वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तथा दर्पण के मध्य बिंदु को हम उसका ध्रुव कहते हैं। द्वारक, दर्पण का द्वारक, जो व्यास होता है दर्पण का, यानी कि इस बिंदु से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो कहलाता है दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने आज गोलीय दर्पण के बारे में अध्ययन किया। इन परिभाषाओं को समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस के बारे में समझेंगे इसके बाद। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस प्रिंसिपल फोकस। पहले हम बात करेंगे अवतल दर्पण की। ये हमारा अवतल दर्पण है, M1 M2 अवतल दर्पण, जिसका कि पॉलिश किया गया तल उभरा हुआ है तथा अंदर की दबा हुआ भाग परावर्तक सतह है। दूसरा हमारा एक दर्पण है उत्तल दर्पण, जिसका कि उभरा हुआ सतह परावर्तक सतह है तथा अंदर की ओर दबा हुआ भाग पॉलिश किया गया तल है। इसके मध्य बिंदु को ध्रुव P से, वक्रता केंद्र C, ध्रुव P और वक्रता केंद्र C, मुख्य अक्ष, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, माना कि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है। प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से हम डालते हैं। कोई प्रकाश किरण दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें जिस बिंदु से होकर जाती हैं,
प्रकाश किरणें जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं अवतल दर्पण में। परंतु उत्तल दर्पण में आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात जिस मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, तथा उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस तथा ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस तथा ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसको स्मॉल एफ फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या कहां से कहां तक की दूरी है? सी से ध्रुव तक की दूरी, यानी कि फोकस दूरी एफ बराबर ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, यानी कि शब्दों में इसको लिख सकते हैं फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। यानी कि फोकस दूरी मुख्य फोकस से ध्रुव तक की दूरी को कहते हैं और वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में इन दोनों गोलीय दर्पणों के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों का अध्ययन करेंगे कि अलग अलग दूरी पर यदि हम वस्तु रखते हैं तो ये दोनों दर्पण किस तरह के प्रतिबिंब बनाएंगे और कहां पर बनाएंगे और उनकी प्रकृति कैसी होगी उसका हम अध्ययन करेंगे। प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम हैं, उन नियमों का अध्ययन करेंगे। कितना टाइम